नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी लाइफ का डिस्कशन करेंगे। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर की ये एक लीडर कंपनी है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से इसके स्टॉक्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, जिसका कारण था इसके खराब नंबर और साथ ही साथ इसके हायर वैल्यूएशन। इसके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थे। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उस समय इसके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थे, हाई वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी इसके रिजल्ट इतने बेहतर नहीं आए। इसकी ईपीएस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली कि इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हो पाते। इसी कारण से इसके स्टॉक्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। बात करिए अगर लिस्टिंग के टाइम, तो लिस्टिंग के टाइम इसका ओपनिंग 310 रुपये के आसपास था। 310 रुपये का इसका ओपनिंग था, और वहाँ से बात करें तो अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 645 रुपये का है। तो देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ और सिर्फ डबल ही हुआ है पिछले 7 सालों में, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो नवंबर 2017 में हुई थी। तो वहाँ से लगभग 7 साल बीत चुके हैं, और 7 सालों में इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ और सिर्फ डबल हुआ है। लगभग 10 से 11% की ही सीएजीआर से इसने रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं, क्योंकि बात की जाए तो अभी पिछले कुछ समय से अच्छी बुल रन चल रही है। तो यहाँ बाकी स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन एचडीएफसी लाइफ में कोई अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि इसने अभी कैसे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, क्या अभी कुछ ग्रोथ आ रही है इसमें या नहीं, और साथ ही साथ हम इसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशन कैसे हैं और आगे हमें इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे। इसके करंट क्वार्टर जून क्वार्टर 2024 के रिजल्ट को हम लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2023-24 से कंपेयर करेंगे। तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका रेवेन्यू 1107 करोड़ से गिर गया है, परसेंटेज में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इसके 67 करोड़ से बढ़े हैं, और नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ दिखाई है इसने। तो रेवेन्यू तो इसके गिरे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है, 16% की ग्रोथ। वहीं पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो इसका मार्जिन बहुत ही कम है। 1.5% का मार्जिन लास्ट क्वार्टर में था, जो अभी थोड़ा सा बढ़कर 1.8% हुआ है। 0.3% की इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट 16% से ग्रो हुआ है। वहीं इसके पैट मार्जिन्स भी थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। अब हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, यानी कि करंट क्वार्टर जून क्वार्टर 2024 को सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जून क्वार्टर 2023 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम अगर रेवेन्यू में देखें तो 3563 करोड़ की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और परसेंटेज में बात करें तो 15% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। वहीं नेट प्रॉफिट में बात करें तो यहाँ 62 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है, और परसेंटेज में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसका नंबर भी अच्छा है। वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसके सेम है, 1.8% के इसके पैट मार्जिन लास्ट ईयर भी थे सेम क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी इसके मार्जिन 1.8% के हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट को देखें तो इसका रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहा है। इसके रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, और इसके नेट प्रॉफिट में भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। पैट मार्जिन्स इसके सिमिलर हैं, तो पैट मार्जिन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखेंगे कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं। तो बात करें अगर पिछले 10 साल की, तो 10 साल में इसका रेवेन्यू 19% की सीएजीआर से ग्रो किया है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसका जो सेल्स है यानी कि रेवेन्यू है वो 21% के सीएजीआर से ग्रो किया है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 12% के सीएजीआर से ग्रो किया है। टीटीएम में बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसका रेवेन्यू 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं प्रॉफिट में बात करें तो पिछले 10 साल का सीएजीआर है 8%। सिर्फ प्रॉफिट इसके ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं। रेवेन्यू तो पिछले 10 साल में 10 साल का सीएजीआर तो अच्छा है, 10 साल में अच्छा रेवेन्यू ग्रो किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, जो दिखाता है कि इसकी इफिशियंसी इतनी बेहतर नहीं थी, और जो इसके टॉप लाइन की ग्रोथ थी वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। वहीं लास्ट 5 साल की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 6% के सीएजीआर से ही ग्रो किया है। लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 5% के सीएजीआर से ही ग्रो किया है। और टीटीएम में बात करें तो यहाँ नंबर्स थोड़े से बेटर हैं। इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 15% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इसके रेवेन्यू के नंबर्स तो फिर भी बेटर हैं। इसका रेवेन्यू अच्छे नंबर से ग्रो किया है, लेकिन इसका जो टॉप लाइन की ग्रोथ है वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई है। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें
तो इसका मार्केट कैप 1,39,000 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो ये भी 647 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 711 रुपीज़ का है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 511 है। तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी थोड़ी बहुत करेक्शन में अवेलेबल है। वहीं 52 वीक लो से थोड़ी बहुत इसमें ऑलरेडी चाल आ चुकी है। स्टॉक पी की बात करें तो पी 85 का है, जो कि काफ़ी हायर साइड है। वहीं इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अभी हमने देखा तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। इसलिए अगर हम इसका पीजी रेशियो को निकालें, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसके पी को देखें तो ये नंबर बहुत ही हायर साइड आता है। 14 का इसका पीजी रेशियो है, जो दिखाता है कि ये स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। इसके वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई सिर्फ और सिर्फ 11.4% का है, जो कि काफ़ी लोअर नंबर्स हैं। इसका आरओई के नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.06 का है, जो कि अच्छा है। डेट इस कंपनी में ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो ओवरऑल अगर इसके वैल्यूएशंस को देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ही महंगे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। हिस्टोरिकली इसके ग्रोथ के नंबर्स प्रॉफिट में खास तौर से काफ़ी ख़राब थे। इस वजह से इसका जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी बहुत महंगे हैं। लेकिन इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है वो एक होप दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसके नंबर्स बेटर हो सकते हैं, क्योंकि Q1 के नंबर्स इसके ईयर ऑन ईयर खास तौर से देखे जाएँ तो बेहतर दिखाई देते हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में निगेटिव साइन ये था कि इसके रेवेन्यू ड्रॉप हुए हैं, जो कि ड्रॉप नहीं होने चाहिए। खासतौर से रेवेन्यू ग्रोथ तो बनी रहे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ बनी रहेगी तो आने वाले समय में वो नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट तो करेगी ही। तो बात करें अगर इसके सेक्टर की, तो सेक्टर तो बहुत अच्छा है। अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इंडिया जैसी कंट्रीज में अंडर पेनिट्रेटेड है। यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो जब वर्किंग क्लास में एंटर करेगी, वो इंश्योरेंस जरूर लेगी। तो आने वाले समय में ये सेक्टर तो बूम करने वाला है। ये बात तो सही है, क्योंकि अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। आने वाले समय में इस सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत है, और इस सेक्टर का लीडर होने के कारण HDFC लाइफ में भी ग्रोथ तो देखने को मिल सकती है। वही चीज़ आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ में देख भी सकते हैं कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर तो बेटर हैं, लेकिन इनको एफिशिएंसी और बढ़ानी चाहिए और उसको बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और आने वाले समय में जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा तो इसमें हम ये होप कर सकते हैं कि इसका स्टॉक भी बेहतर परफॉर्म करेगा। अब हम बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हम इसके पिछले 4 साल का अगर ट्रेंड देखें तो प्रमोटर्स के नंबर तो गिरे हैं। मार्च 21 में इसके प्रमोटर्स के पास 59% का स्टेक था, जो लगातार गिरा है। और अभी मार्च 24 की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50% का ही स्टेक है। FIIs की बात करें तो FIIs ने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया है, और अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में देखें तो FIIs के पास 30% का स्टेक था। DIIs की बात करें, DIIs के पास इस समय 8% का स्टेक है, जो कि लगातार थोड़ा बहुत बढ़ा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग 12% के आसपास है, जो बीते 3 साल में थोड़ी थोड़ी घटी है। वहीं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो शुरुआत में इसके शेयर होल्डर्स मार्च 21 से बात करें तो 7,42,000 से बढ़कर मार्च 22 में 10 लाख हुए। तो इनिशियली तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कई सालों से इसका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अभी इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स घटने लगे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इससे निकलने लगे हैं। तो अभी बात की जाए तो 10,34,000 से घटकर इसके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो 8,58,000 बचे हैं। लगभग 2 लाख इसके शेयर होल्डर्स कम हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि बात करें अगर प्रमोटर FIIs और DIIs की, तो इनके पास 88% का स्टेक है। वहीं पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 12% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। खासतौर से FIIs और DIIs की प्रेजेंस अच्छी खासी है, उनके पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर परफॉर्म करेगा ही, और उसका लाभ ही से स्टॉक को भी मिलेगा। ये कंपनी भी आने वाले समय में ग्रो करेगी, और इसका स्टॉक प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो को अगर देखें तो इसके वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी हायर साइड है। बहुत ही महंगे वैल्यूएशन में ये स्टॉक अवेलेबल है। तो ऐसे लेवल्स पे तो हमें इंटर नहीं करना चाहिए। हमें अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। अगर बेहतर रिजल्ट आते हैं, इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल होते हैं, देन इसमें हम ज़रूर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी करंट वैल्यूएशंस पे तो हमें बिल्कुल इंटर नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि इतने महंगे वैल्यूएशंस पे अगर हम खरीद के रखेंगे भी तो हमें कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो हमें अभी इसमें वेट करना चाहिए और इस पर नज़र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
तो HDFC लाइफ के एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।